राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी अपने बोथ ग्रुप्स के सभी चिकित्सक साथियों का और यूट्यूब पर अपने सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले गतांक वीडियो के अंतर्गत हमने डायल्यूशन D3 से D4 कैसे बनाएं, उसके अंतर्गत 3 पार्ट में हमने उस टास्क को पूरा किया है और उसमें हमने भरसक प्रयास किया है आपको समझाने का कि किस तरह डायल्यूशन बनाना है, किस तरह ऑइंटमेंट बनाना है, कैसे कॉम्प्रेक्स बनाना है, कैसे लोशन बनाना है, कैसे ग्लोबुल्स बनाना है, कैसे स्प्रे बनाना है। तो इस तरह के जो है हमने आपको तकरीबन जो है ईयर ड्रॉप कैसे बनाना है, तो इस तरह की सारी जो है मेथड हमने आपको उसमें बताया है बनाने के लिए कैसे बनाना है। तो उन वीडियो को आप बार बार देखिए और डायरी में उनको नोट कर लीजिए। बाकी तो हमारी जो बुक आएगी उसके अंदर तो ये पूरी मेथड होगा ही, फिर भी आप जो है अपनी डायरी में नोट्स को कर लीजिए ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सकें। इलेक्ट्रोमोपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत आज हम एक डिजीज़ पर चर्चा और करेंगे जो बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसका नाम है हाइड्रोसील, यानी कि वृषण में पानी भर जाना, अंडकोश की थैली में पानी भर जाना। साथियों, अंडकोश के आसपास तरल भरी थैली जैसी एक आकृति होती है, जो शुरुआत में ऐसा उसके अंदर जो है फील होता है, महसूस होता है कि जो है सूजन आई हुई है वहाँ पर। यह रोग शिशुओं में सामान्य होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, और 1 साल के अंतर्गत जो है ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें जो है कभी कभी सूजन या चोट के कारण, किसी प्रकार की चोट लग जाए या किसी रीजन से कारण से जो है उसके टेस्टिस में सूजन आ जाए, तो उस स्थिति में भी हाइड्रोसील विकसित वहाँ पर हो जाता है, डेवलप हो जाता है। हाइड्रोसील, इसमें अंडकोश की थैली बंद न होने के कारण जो फ्लूइड है वो अंडकोश की थैली में जा करके डिपॉजिट हो जाता है, जिससे अंडकोश के साइज में, आकार में वृद्धि हो जाती है। ये हाइड्रोसील 2 प्रकार का है। पहला जो है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि अंडकोश की थैली का मुंह बंद न होने के कारण तरल उसके अंदर चला जाता है। और दूसरा है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। ये जन्मजात से होता है बच्चों में और ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। कुछ मामलों को अगर हम छोड़ दिया जाए, जैसे टेस्टिस में स्पाज्म वगैरह आ जाए, मरोड़ आ जाए, या फिर ट्यूमर वगैरह जो है, ऐसा ट्यूमर जैसा कोई गांठ उसके अंदर बढ़ जाए, तो उसको छोड़ करके बाकी ये नेचुरली अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके कारणों में सामान्य रूप से शिशु में जन्म से होती है, और जो बच्चे मैच्योरिटी से पहले बर्थ ले लेते हैं, जन्म हो जाता है, उनका पूरा समय जैसे
9.5-10 महीने का समय होता है, उस ड्यूरेशन के अंदर ना होकर के 7वें महीने में हो गए या 8वें महीने हो गए, यानी कि बिफोर मैच्योरिटी जो बच्चे जन्म ले लेते हैं, ऐसे बच्चों में जो है इस रोग की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त अंडकोश में सूजन है या यौन संचारित संक्रमण किसी प्रकार का हो जाता है सेक्सुअल प्रॉब्लम के कारण, या जो लोग विकिरण चिकित्सा करवाते हैं, यानी कि जैसे कीमोथेरेपी, रेडियम, कोबाल्ट थेरेपी वगैरह जैसे इस प्रकार की कराते हैं, तो जैसे प्रोस्टेट का कैंसर का इलाज जब करते हैं तो उसमें कीमोथेरेपी वगैरह होती है, या फिर जो है अंडकोश का सूजन जो हो जाता है उसके कारण भी जो है ये हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लक्षणों में, सिम्टम्स में जो इसकी बात करें तो सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि अंडकोश में सूजन दिखाई देगी, नॉर्मल से अधिक साइज में जो हो बड़े होंगे, कई बार इनमें दर्द होता है, और अंडकोश एक बड़ा होगा एक छोटा होगा इस प्रकार की स्थिति भी आ जाती है। किसी के दोनों अंडकोश जो है बड़े हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, आराम करते हैं तो सूजन उतर जाती है, फिर काम करते हैं तो फिर उसके बाद में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का है। कुछ लोगों में अलग लक्षण भी होते हैं, जैसे उनको सूजन आ जाती है, उठने बैठने में, चलने फिरने में उनको दर्द होने लगता है। हाइड्रोसिल में सूजन हो जाना या शरीर का अस्वस्थ होना, इसके अतिरिक्त जो उल्टी, दस्त, कब्ज, बुखार, अंडकोश में भारीपन महसूस होना जैसे कोई बोझ लटका हुआ है, इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो हाइड्रोसिल के रोगी के होते हैं। सरलता से इसका पता लगाया जा सकता है कि ये हाइड्रोसिल का रोगी है। तो साथियों, यदि उसके उचित खान पान का ध्यान रखते हुए योगासन, प्राणायाम इत्यादि करवाते हुए इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यदि समुचित तरीके से सही मेडिसिन्स का जो सिलेक्शन करके इसका उपचार किया जाए तो काफ़ी सफलता इसके अंदर हमें मिलती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या चिकित्सा दे सकते हैं हाइड्रोसिल रोग के अंदर? तो पहला तो हमारा है, देखिए साथियों, पॉपुलर कंपोजिशन आप सब जानते हैं, BC BP, BP BC और H2 का फर्स्ट कंपोजिशन हमने दिया है। BP की 20 ड्रॉप, BC की 10 ड्रॉप और फिर H2 की भी 20 ड्रॉप दी हैं। 30 ml के अंतर्गत 10 ड्रॉप QID दिन में 4 बार। तो साथियों देखिए, BP जो है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करेगा, मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। BC है एक पेन किलर के रूप में भी है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, उसके रूप में है। H2 है जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा टॉक्सिन है या फ्लूइड है जमा हो गया है, तो वहाँ पर H2 जो है अपना कार्य करेगी। तो इस प्रकार से 3 मेडिसिन हमने यहाँ से ये ली हैं। इसकी 10-10 बूंद दिन में 4 बार। नेक्स्ट कंपोजिशन हमारा है इसके अंदर C2, विनीरियोवन, GE और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सब की जो है साथियों 5-5 ड्रॉप लेनी है 30 ml के अंतर्गत, और 10-10 बूंद जो है 2 घंटे के अंतराल से रोगी को देना है। यहाँ पर हमने C2 इसलिए लिया है कि C2 जो है वो थैलीनुमा रचनाओं की जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनके ऊपर इसकी अच्छी पकड़ है, और बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको निकालने में जो है H2 की ये हेल्प करती है। यानी कि फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों पर जो है अच्छा काम इसका है। इसलिए
और वेनेरियो 1 आप जानते हैं कि जो जिद्दी रोग होते हैं, असाध्य रोग होते हैं, जो कठिन साध्य रोग होते हैं, पुराने रोग होते हैं, हेरिडिटरी के रोग होते हैं, या किसी प्रकार का कैंसर के रोग होते हैं, या बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा है उसके अंदर है, तो CNS का हमने जो है वेनेरियो 1 का इसलिए हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं कि टिश्यू और सेल्स की गलन सड़न को रोकने वाली मेडिसिन है, आगे बढ़ने नहीं देती है, तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का हमने यहाँ प्रयोग किया। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, वो ब्लड की मेडिसिन है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करती है। जहाँ टिश्यू डैमेज हो चुके हैं वहाँ पर ब्लड के माध्यम से जो है सर्कुलेशन के माध्यम से जो है पोषक तत्व ला करके टिश्यू को पुष्ट करती है, ऑक्सीजन उनको प्रदान करती है, जिससे वहाँ की स्वेलिंग, इंजरी या फिर जो है टिश्यू के अंदर जो है सूजन आ जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ में साथियों हम जो है उसको हॉट कंप्रेक्स भी देंगे, हिप बाथ देंगे। यहाँ पर A2, F2, C5, L1, RE और WE का प्रयोग हमने किया है। D3 से हमने जो है 10-10 बूंद लेना है 30 ml के अंतर्गत, और इसमें से 40 बूंद 10 लीटर पानी में डाल करके रोगी को कटी स्नान दे, हिप बाथ जिसको बोलते हैं, हिप बाथ उसको दे। 20 मिनट जो है उस लूके वाटर में उसे नवाए, हल्के गुनगुने पानी में जो है वो पेशेंट बैठे सुबह शाम। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट करने से रोगी जो है उसका खान पान का ध्यान रखने से, उसको सलाह दे करके खान पान में क्या खाना है क्या नहीं, तो इस प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा करते हैं तो काफ़ी हमें अच्छे इसके परिणाम मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपने आज का जो ये वीडियो लेक्चर है पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर किया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हमारे कितने साथी जो हैं वो इस वीडियो को देखते हैं और कितने एक्टिव हैं। बहुत कम हमारे साथी जो हैं वीडियो देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है वीडियो को देखेंगे और समझ में आएंगे, आपके फ़ायदे के लिए है। फिर बाद में आप जो है ट्रीटमेंट पूछते हैं। अब जिस रोग का वीडियो लेक्चर हो चुका है उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास डिजीज है तो आप हमसे ना पूछ करके संबंधित जो है रिलेटेड वीडियो लेक्चर उसको सुने और उसमें जो जैसे भी मेडिसिन बताया गया है उसके अनुसार जो है वो दवा को लें। तो हमें काफ़ी अच्छे इसमें जो है परिणाम मिल रहे हैं। लगभग 80% हमें जो है ना अच्छे परिणाम इसके अंदर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों रोगी का इलाज करें। और आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को राधे राधे।